के समंदर में अभी गोते लगा रहे हैं, तो जो एक एक्टिव गोताखोर होता है वो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। वेलकम टू स्मार्ट डेंटल एकेडमी। दांत को हमने कीड़ा भी लगा दिया और अब जिस दांत में कीड़ा लगा हुआ है उस दांत को हमने वापस रिस्टोर भी करना है। तो उस रिस्टोरेशन के प्रोसेस को सबसे पहले शुरू करते हैं केविटी प्रिपरेशन से। तो केविटी प्रिपरेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ फैक्टर्स होते हैं। जी एग्जैक्टली आज की वीडियो में हम फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो केविटी प्रिपरेशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिल सकते हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए फैक्टर्स को देखते हैं। हमारे पास फैक्टर्स में केविटी प्रिपरेशन के फैक्टर्स में दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, जनरल फैक्टर्स और पेशेंट फैक्टर्स। जनरल फैक्टर्स में हमारे पास डायग्नोसिस होते हैं, प्रिवेंशन होते हैं, इंटरसेप्शन होते हैं, प्रिजर्वेशन होती है और रेस्टोरेशन। जबकि पेशेंट फैक्टर्स में हमारे पास है इकोनॉमिक स्टेटस, एज और टाइप ऑफ मटेरियल या रेस्टोरेशन। डायग्नोसिस की तरफ अगर चले तो डायग्नोसिस हमारे पास किस तरह इफेक्ट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक केविटी आई और आपने एक पेशेंट आया, केविटी को छोड़ा एक पेशेंट आया और आपने डायग्नोसिस ही सही नहीं किया, आपको पता ही नहीं चला कि उसमें कौन से टाइप की केविटी है या उसको कौन से टाइप का मटेरियल या उसको कौन सा आपने ट्रीटमेंट देना है, तो डायग्नोज आपका गलत हुआ। तो बेशक आप बहुत ही मजेदार से केविटी बना ले और उसमें बहुत ही मजेदार से आप उसमें फिलिंग कर दे, लेकिन अगर आपका डायग्नोज सही नहीं है क्योंकि उसको मसला कुछ और था और आपने कर दिया कुछ और, तो मसला हो जाएगा गड़बड़। उसके बाद प्रिवेंशन की अगर बात करें तो प्रिवेंशन हमारे पास टूथ स्ट्रक्चर के बचाने को प्रिवेंशन कहते हैं। यानी कि हम ऐसी चीजें यूज करें जैसे कि फ्लोराइड हो गया, फ्लोराइड पेशेंट को यूज करा या उसकी अर्ली डिटेक्शन में अगर उसमें उसको केविटीज है, अर्ली स्टेज केविटीज जिसकी क्या होती है, अर्ली स्टेज केविटी में रिमिनरलाइजेशन अगर पॉसिबल है तो उसको रिमिनरलाइजेशन करा के उसको केविटी बनने से ही बचा सकते हैं। तो इस वजह से इस फैक्टर को कहते हैं प्रिवेंशन। और उसके बाद हमारे पास है इंटरसेप्शन, यानी कि अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द केविटी। आपके पास पेशेंट जनरल चेकअप के लिए आया या कोई और मसले के लिए आया और आपको उधर नजर आया कि भाई इस बंदे को तो डीप फिशर्स है या उसको इन्वर्टेड वाई या जो आई के टाइप की फिशर्स होती है वो है, तो आपने उसको मशवरा दे दिया कि भाई आपको केरीज या केविटीज बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आपने उधर उसको इंटरसेप्ट कर दिया, उसमें रुकावट डाल दी केविटीज बनने में। तो ये भी एक फैक्टर आपका आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है प्रिजर्वेशन, यानी कि प्रिजर्वेशन यहाँ पे एक इस फैक्टर का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है एक्सटेंशन फॉर प्रिवेंशन के साथ। प्रिजर्वेशन फैक्टर में हम ये देखते हैं कि जितना पॉसिबल हो सके हम नेचुरल टूथ में, केविटी प्रिपरेशन में नेचुरल टूथ को बचाए ताकि उसके कस्प की स्ट्रेंथ हमारे पास बरकरार रहे, ताकि उसके कस्प और उसके जो वाल्स, केविटी वाल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रहे, विथस्टैंड करे मेस्टिकेशनल फोर्सेस को, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिजर्वेशन में। रेस्टोरेशन किस तरह इफेक्ट कर रही होती है फैक्टर्स में। रेस्टोरेशन में हम ये देखते हैं कि हमने कौन से टाइप की केविटी में कौन सा मटेरियल यूज करना है। जी एग्जैक्टली केविटी प्रिपरेशन तो वाल्स वगैरह, एंगल, लाइन एंगल, पॉइंट एंगल्स के वो सरफेस मार्जिन सब कुछ आपने सीख लिया, वो सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन आपने केविटी प्रिपेयर किसी और चीज के लिए कर दी और उसमें मटेरियल आपने कोई और डाल दिया है, तो वो भी कामयाब नहीं होगा। तो ये भी एक फैक्टर उसको इफेक्ट कर रहा होता है। इसके बाद पेशेंट फैक्टर जो है इकोनॉमिक, वो तो सबको पता है, एक पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्डिंग नहीं है, उसकी इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है, तो वो बजाय क्राउन, प्रोस्थेसिस या कंपोजिट्स वगैरह, वेन्यूज वगैरह की तरफ जाने के वो जाएगा सिंपल सादी सस्ती सी रेस्टोरेशन की तरफ। तो ये फैक्टर इस वजह से इफेक्ट कर रही होती है। बाकी आगे उसके बाद एज वाली बात। एज में ये है कि आप किस एज में
किस टाइप का ट्रीटमेंट दोगे। यानी कि अब आपके पास एक बच्चा आया, उसको आपने चेकअप किया और उसको सीलेंट, फेशियल सीलेंट की जरूरत है, तो उधर आपने उसको फेशियल सीलेंट दे दिए और उसका फ्यूचर सिक्योर हो गया, उसको कैविटीज बनने से आपने बचा लिया। तो इस वजह से एज इसमें इफेक्ट कर रहा होता है, जबकि जो टीनेज होता है उसमें प्रोग्रेसिव कैरीज होती है, यानी डीप कैविटीज ज्यादा बनती है। तो उधर भी आपने उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने रेस्टोरेशन देनी है। और एल्डरली जो हमारे पास हमारे बुजुर्ग हजरात है, तो उनको रूट सरफेस कैरीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उधर जिंजाइवल रिसेशन हो रही होती है और कैविटीज उधर डेवलप हो रही होती है। तो उन क्लास 5 कैविटीज ज्यादातर एल्डरली पेशेंट को होती है, और क्लास 5 कैविटी में GIC जो है वो बेस्ट रेस्टोरेशन रहती है। उसके उसके साथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप MTA वगैरह भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है केस टू केस, ठीक है। अच्छा, और थर्ड टाइप की जो हमारे पास रेस्टोरेशन टाइप जो फैशन फैक्टर्स में आ रहा है रेस्टोरेशन टाइप, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एमलगम, मतलब टाइप कौन सा यूज कर रहे हैं आप। एमलगम यूज कर रहे हैं तो उसको मैकेनिकल रिटेंशन चाहिए होती है कैविटी में बैठने के लिए, तो आप अकॉर्डिंग टू एमलगम उस कैविटी का डिजाइन आप बनाएं। जबकि जो हमारे पास एडहेसिव डेंटिस्ट्री होती है, यानी कि कंपोजिट्स वगैरह, तो उसमें मैकेनिकल बहुत ही कम, लेकिन उसमें आपकी मिनिमल कैविटी डिजाइन की जरूरत होती है, और एडहेसिव यूज होते हैं जो कि हम छोटी कैविटी में भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जबकि ग्लास आइनोमर जो सीमेंट होता है वो हमारे पास कैविटी को फ्लोराइड कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उस वजह से ये सर्वाइकल कैरीज जो होती है और एयर ट्रामेटिक रेस्टोरेशन टेक्निक्स जो होती है उनमें GIC हमारे पास बेस्ट ऑप्शन रहता है रेस्टोरेशंस का। ये कुछ फैक्टर्स थी, आप बेहतर जानते हैं इन फैक्टर्स के बारे में, क्योंकि आप लोग डेंटिस्ट्री को के सफर में अभी के समंदर में अभी गोते लगा रहे हैं। तो जो एक एक्टिव गोताखोर होता है वो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। स्मार्ट डेंटल एकेडमी में डेंटल के जितने भी टॉपिक्स होंगे या आपकी जो भी क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंगली भी वीडियो बनेगी, तो आप फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस।